नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सवाल ये है कि आखिर सरकार की तरफ से जारी की गई अग्निपथ स्कीम इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा का सामना क्यों कर रही है? कौन से हैं वो मुद्दे जिन पर छात्रों में इस वक्त उबाल है? लेकिन इसी के साथ विरोध कैसे हिंसक हो गई, ये सवाल भी आज देश पूछ रहा है, क्योंकि लगातार देश के कई हिस्सों में, चाहे वो सिकंदराबाद हो या फिर आरा हो, बिहार में सबसे ज्यादा आरा में ही केंद्र बना विरोध का। और हमने देखा है कि कैसे देखते देखते विरोध हिंसक हो चुका है। कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। आखिर इन छात्रों के हाथ में आगजनी और पत्थर किसने थमाए हैं? क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं? क्या सरकार के इस आरोप में दम है कि विपक्ष भड़का रहा है छात्रों को, या फिर विपक्ष के इस आरोप में दम है कि सरकार कोई भी स्कीम या नया फैसला लेने से पहले सोचती ही नहीं है, स्कीम जारी करने के बाद सोचती है कि अब इसको कैसे लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए? इसी पर चर्चा करने के लिए ये खास कार्यक्रम छात्रगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि देश की चिंता करते हुए आज ये तमाम वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि क्या है फायदे, क्या है नुकसान। दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे, फैसला आप ही को करना है। लेकिन शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं, तो आइए लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं हम आज देश भर में कहां पर बीते 3 दिनों में हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अलग अलग जगहों पर जहां ट्रेन को आग के हवाले किया गया, रेलवे स्टेशनों पर किस तरह से लूटपाट की खबरें आई हैं, आगजनी की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेनों को कैसे आग के हवाले किया गया है ये दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं तो आरा, सिकंदराबाद, जहानाबाद, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जो ये बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर छात्र इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं। ये नवादा की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आग को काबू में करने के लिए रेलवे के अधिकारियों को वहां भारी मशक्कत करनी पड़ी है। नवादा की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे ये विरोध हिंसा में तब्दील होता हुआ चला गया, फर्क मिट चुका है। और उसके बाद हम आपको दूसरी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिकंदराबाद की और दानापुर की ये तस्वीरें हैं। दानापुर की ये तस्वीरें आप देखिए, दानापुर में बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहां पर भी इस तरह से आगजनी हुई है। रेल की पटरियों पर मोटरसाइकिल को फेंक कर मोटरसाइकिल को आग लगाई जा रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोध के नाम पर किस तरह से उपद्रव मचाने की कोशिश हुई है। समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, समस्तीपुर में देखिए कैसे ट्रेन को आग के हवाले किया गया। अब ये राष्ट्रीय संपत्ति है, ना तो ये बीजेपी की सरकार की संपत्ति है, ना ये किसी की संपत्ति है। ये सिर्फ और सिर्फ उन यात्रियों के नाम है जो भारतीय रेल का इस्तेमाल करते हैं। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना आखिर विरोध के नाम पर क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? अब हम आपको सुपौल की तस्वीरें दिखाते हैं। सुपौल की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी पत्थरबाजी कई जगहों पर हुई है, आगजनी हुई है, पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लाठीचार्ज की नौबत आ रही है। सवाल यह है कि विरोध के नाम पर यह सब कुछ क्यों हो रहा है, पत्थरबाजी की नौबत क्यों आ रही है? अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, चेहरों पर कपड़ा बांधे ताकि उनकी पहचान न हो उनकी, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई अब शुरुआत उसकी होने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए अगला, रेलवे ट्रैक पर क्या हुआ है। अब हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बीते 3 दिनों में आप देखिए किस तरह से आगजनी की गई है और किस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, सवाल यही है कि विरोध के नाम पर क्या इस तरह की हिंसा हो सकती है, किन बिंदुओं पर छात्रों का विरोध है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अग्निपथ पर 7 राज्य आखिर क्यों है? कौन से है वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये वो 7 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा विरोध सरकार के स्कीम का किया गया है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि बिहार वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा विरोध देखा गया है। बिहार में कई शहरों में, चाहे वो आरा हो, जहानाबाद हो, सुपौल हो, बीते दिन भी हमने देखा है अलग अलग जगहों पर। पटना से शुरुआत हुई थी, पटना में देखिए किस तरह से आरा बिल्कुल करीब है, दानापुर, बक्सर, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर बिहार में आगजनी देखी गई। औरंगाबाद में भी इसी तरह से देखा गया। सासाराम हो, यानी पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, बिहार में सबसे ज्यादा केंद्र बना जमुई तक में हिंसा देखी गई है। खगड़िया में भी विरोध देखा छात्रों का, सुपौल में भी दिखा। लेकिन जिन जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है वो सबसे ज्यादा
दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्णिया में भी ऐसे ही विरोध छात्रों का देखा गया, लखीसराय में भी इसी तरह का विरोध देखा गया। लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं तीनों सेना के प्रमुख आखिर क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो आज यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो अग्निपथ स्कीम के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ एयर मार्शल वीपीएस राणा साहब का, सेवानिवृत्त है, फॉर्मर एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता, रिटायर्ड एक्स कमांडर 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, DDGMO स्पेशल ऑपरेशंस, फॉर्मर GC 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। इधर से परिचय की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवात साहब, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल JP सिंह साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ एयर मार्शल VK भाटिया साहब, रिटायर्ड, जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स के। सिन्हा साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। हिंसा और जिस तरह से आगजनी हुई है, छात्रों का विरोध हमने देखा है, लेकिन क्या ये छात्रों का ही विरोध है या आपको लगता है कि कुछ उपद्रवी भी इसमें घुस गए हैं? क्योंकि इसकी इजाजत नहीं हो सकती और सेना में आपको जाना है जहां पर अनुशासन सर्वोपरि है। इस पर शुरुआती कमेंट के बाद हम अग्निपथ स्कीम पर जाएंगे। सिन्हा साहब। अंजना जी, ये जो हिंसा हम देख रहे हैं ये कतई मंजूर नहीं। देखिए, कतई ये नहीं हो सकते जो सेना में आने वाले जो हमारे इच्छुक हैं ये इस तरह की हिंसा नहीं करते। सेना में आने वाले लोग देश को बचाते हैं, इस आगजनी से बचाते हैं, ना कि आगजनी में करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो इसमें असामाजिक तत्व जो जरूर घुल गए हैं, इसके चैलेंजेस बहुत हैं, समझाने की चीजें हैं। ये नई चीज रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। रिफॉर्म्स के अलावा उसके चैलेंजेस हैं जिसको आप कहिए कि लोगों को शायद मनसा है, कोई उनके समझ नहीं आ रही है, उनको समझाने की जरूरत। मगर ये तरीका गलत, टोटल गलत। सेना का रिफॉर्म, सेना का स्ट्रक्चर रोड और आगजनी से नहीं हो सकता, वो डिबेट से और उनके कांस्टेंट वैलिडेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बदल रहा है। ये देखिए, इसका जो गूढ़ तरीका है वो है कि हमारे को एज लिमिट 36 साल का एज है, उसको 25-24 लाना है। ये कारगिल में, क्योंकि कारगिल की लड़ाई में मैं कमांडिंग ऑफिसर था और पूरे LOC की इस पार उस पार मोर देन 50 अटैक्स के ऊपर में हमने देखी है और हमने फील किया है कि ये बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज आने वाले कोई भी ऑपरेशंस में हम उतना नहीं खड़े उतरेंगे यदि ये इस रिस्ट्रक्चरिंग ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। हाँ, उसमें खामियां बहुत हो सकती हैं, उसके चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं और उसको करने का तरीका है, क्योंकि ये 10 साल में होने वाला है। जनरल सिवाच, एक प्रतिक्रिया उस पर भी, लेकिन दूसरी तरफ क्या छात्रों का ये विरोध सही है? अग्निपथ स्कीम में खामियां हैं
हाँ देखो अंजना, इसमें कोई शक नहीं कि जो ये एंटी सोशल एलिमेंट बढ़ के आ गए हैं, जो अपनी नेशनल प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, वो कतई मंजूर नहीं। उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है ये वो यूथ नहीं है जो कि आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वो हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट नेशनल प्रॉपर्टी को बर्बाद करने हैं। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए एंड लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जब बात आती है अग्निपथ की, तो मैं ये कहूंगा, मैं समझता हूं कि दो रीजन थे जिसके कारण गवर्नमेंट इसको लेके आई। एक तो कहीं ना कहीं ये था कि मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, और क्योंकि रेवेन्यू बजट जो है वो 75% था, जिसके अंदर पे पेंशन ज्यादातर थी, और जो कैपिटल था उसमें 20% रह जाता जहां मॉडर्नाइजेशन होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने मन बनाया किसी तरीके से पेंशन को थोड़ा कट किया जाए और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया जाए। और दूसरा पॉइंट जो जनरल साहब बता रहे, सिन्हा साहब भी, कि कहीं ना कहीं जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसने भी रिकमेंडेशन दी कि जो एवरेज एज है जवानों की, जो कि 32-33 साल है, वो घटनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगर आपने अटैक करना है तो जितना यंग सोल्जर उतना अच्छा। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये अगर अग्निपथ स्कीम आती है तो अगले 10 साल में ये घट के 32-33 से 25-26 हो जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं, मगर मुझे 2-4 पॉइंट है कि मैं कहता हूं कि इसके अंदर कुछ एक कमियां हैं, खामियां हैं, और उनको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये अब पॉलिसी आ गई है, अभी हमें यकीन करना है ये पॉलिसी। क्या खामी है? तो एक खामी नंबर 1 कि जो जवान आ रहे हैं इसके अंदर 4 साल के बाद उनके अंदर एक डर है कि उनका क्या होगा, क्या वो 4 साल के बाद बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये ट्रेन है, मोटिवेटेड यूथ है, क्यों नहीं इनका लेटरल ऑब्जर्वेशन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में किया जाए। अगर वो होता है तो एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर इनकी ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्च नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे लगता है जो अग्निवीर 4 साल के लिए हैं, अगर वो देश के लिए अपने शहीद होते हैं या परमानेंटली डिसेबल्ड होते हैं, तो उनको भी उतना ही जो पैसा मिलना चाहिए जितना एक रेगुलर सोल्जर को। याद रखो, भारत की फौज नाम नमक निशान से चलती है और हथेली पे अपनी जान लेके चलती है, और जब निछावर करती है अपनी जान, पीछे मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि उसको पता है कि देश उसके पीछे खड़ा है, उसकी फैमिली का ध्यान देगा। कहीं ना कहीं ये शक और सवाल इन जो अग्निवीर में रहेगा, उसको हमने दूर करना है, उनको भी वही पैकेज देना है। तीसरा ये जो पॉइंट था कि कहीं ना कहीं ये शक था कि 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो यूथ प्रिपेयर कर रहे थे वो ओवर एज हो जाए। वो भी गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया है कि इस साल 2 साल की एक्सटेंशन होगी, 21 साल की बजाय 23 साल तक होगी। तो ये भी एक अच्छा। चौथा मेरा एक पॉइंट है अंजना, कि एक ये जो कुछ एक यूनिट है, रेजिमेंट, जो कि जैसे सिख है, जाट है, मराठा है, जैकलिफ है, वो एक प्रकार रीजन और कास्ट पे बेस्ड थी, वो 15-20% थी, उनकी हिस्ट्री थी, उनकी इथो थी, वो जो रिक्रूटमेंट मेल पैटर्न से चलती थी। मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है उनको मत छेड़ें, क्योंकि वो हिस्ट्री पे एक नाम नमक निशान, जब एक जवान और जब एक यंग सोल्जर आता है, ऑफिसर आता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वह क्वार्टर गार्ड में अपनी हिस्ट्री पढ़ता है। तो ऐसे में मुझे लगता है इसको टेम्पर ना करें, तो बाकी जो 75% है उनको टेम्पर करें। मेरे को लगता है ये स्कीम अभी आ गई है, हमें अभी इंश्योर करना है इस स्कीम को हम कैसे अच्छी से अच्छी बनाएं और यूथ को समझाएं कि ये स्कीम देश के लिए अच्छी है। और मुझे लगता है यही एक चैलेंज है आज की तारीख। जी सर। जनरल दत्ता, क्या खामियां हैं, और अगर हैं तो वो क्या क्या है, या आपको लगता है कि स्कीम की शुरुआत एक बार हो जाए उसके बाद फिर देखा जाएगा? अंजना, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ जो भी ये पूरी एजुटेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको एक मैसेज देना चाहूंगा। आप क्यों अपने मुल्क की अपनी प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहे हैं? जैसा पहले जनरल साहब ने बोला कि कोई भी फौजी और यहाँ फौज में आने के लिए जो आदमी इच्छुक है, कभी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं अभी बोलूं कि साहब आप इतने लोग एजिटेट कर रहे हैं, मैं अभी आपके लिए भर्ती खोल देता हूं, आप में से 90% दौड़ के अंदर ही फेल हो जाएंगे। अगर मैं अभी सबको भर्ती खोल दूं, तो अभी आपको समझने की आवश्यकता है, 17 साल से 21 साल की उम्र का नौजवान जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के आगे नौकरी ढूंढने जा रहा है, आर्मी को उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप 4 साल नौकरी करें, अगर 100 आदमी भर्ती हुए
उसमें से 25% को आगे तक पेंशन पकाने का समय मिल जाएगा, और जो 75% बच जाएंगे उनको कहीं ना कहीं लेटरल एडजस्टमेंट में गवर्नमेंट एश्योरेंस दे रही है। और जो अभी सुभाष साहब ने बोला कि अगर ये गवर्नमेंट कंफर्म कर दे कि ये जो 75% है इनको सीएपीएफ में गारंटीड नौकरी मिल जाएगी, आप वहां पे सीएपीएफ की ट्रेनिंग में बचाएंगे और इन लोगों की लाइन लग जाएगी भर्ती होने के लिए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एक बच्चा 17 साल से 21 साल की उम्र में 11,71,000 उसको मिलेगा जब उसके 4 साल पूरे होंगे। उसके अलावा उसको जो 4 साल की नौकरी को उसको पैसे मिल रहे हैं तकरीबन 11.5 लाख। फौज के अंदर खाना पीना रहना फ्री है, दवाई दारू फ्री है आपकी, आप वो पैसा भी बचा सकते हैं। आप तकरीबन 23.5-24 लाख रुपया 21 साल की उम्र में कमा के अपनी जेब में अगर बाहर जाते हैं तो आपकी जेब में होगा, जो आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 साल के कई नौजवान आज के दिन में ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पा रहे और नौकरियों के लिए मारा मारा घूम रहे हैं। आप कभी कंपेयर करके देखें उसको। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो स्कीम है, आपका जो यंग प्रोफाइल आर्मी को चाहिए, और जो आदमी 100 आदमी भर्ती हो रहे हैं जी, वो आदमी 100 आदमी अपना जज्बा दिखाएंगे ताकि वो 25 की कैटेगरी में आ पाए, ताकि वो आगे तक जा पाए। तो एक यूनिट के अंदर आपको 100 मोटिवेटेड आदमी होंगे जो दिन रात काम दिखाने का एक इच्छा रखेंगे ताकि वो सिलेक्ट हो जाएं। आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा। ठीक है जल सिंह, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है, कई लोग ये मानते हैं, जो हम लोगों ने सुना है सेवा निवृत्त जो अधिकारी रहे हैं सेना के, वो कह रहे हैं कि वो जुनून से क्या 4 साल वाला लड़ेगा जो बाकी लड़ते हैं, उसको तो लगेगा कि मैं 4 साल के बाद अब निकल जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। दूसरा, क्या ये डाइल्यूशन होगा, क्योंकि 5 से 6 साल एक सिपाही को तैयार करने में लगते हैं, यहां आप 6 महीने का क्रैश कोर्स थोड़ी हो सकता है आर्मी के लिए। अंजना, 2 चीजें हैं। सबसे पहले अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया था कि एक स्कीम लॉन्च कर दी गई, उसमें कोई डिबेट नहीं हुआ, किसी को पता कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ अंजना, आज से पहले आपने 6 महीने पहले क्या कोई डिबेट किया था कि अग्निपथ आने वाली है? कोई बंदे बैठे थे आपके साथ में? कोई नहीं आया, किसी ने कोई डिबेट नहीं की, कहीं पर डिसीजन हो गया और ये स्कीम लॉन्च कर दी गई। इट शुड हैव बीन डिबेटेड, डिबेट होनी चाहिए थी इस स्कीम के ऊपर। नंबर 2 बात, आगजनी जो हो रही है, अभी आपने देखा है आगजनी में, अगर आप अच्छी तरह देखेंगे, मैं सवेरे से देख रहा हूं, जो सारे बंदे हैं वो 30 से 35 साल तक के हैं। कोई भी आदमी 21-22 साल का नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है फौज में आने के लिए। सारे क्या अच्छी तरह देखिएगा, दोबारा कल देखिएगा, सारे के सारे 30, 35, 36 साल के हैं, कोई नहीं 20-21 साल का लड़का है ही नहीं उसके बीच में। नंबर 3 बात, नाउ इसको स्कीम को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो इनकी यूटिलिटी डिफेंस सर्विसेज में क्या है और पोस्ट रिटायरमेंट क्या है। पोस्ट रिटायरमेंट बहुत लोगों ने बात कर ली है, मैं बात करना चाहता हूं डिफेंस के हमारे अंदर इनकी यूटिलिटी क्या है। अब देखिए, ये आदमी है, 4 साल का इनका टेन्योर है। 4 साल के टेन्योर के बाद में ये 1 साल छुट्टी रहेगी इनकी। हर साल में 3 महीने छुट्टी मिलती है, आपको 1 साल छुट्टी रहेगी, 6 महीने ट्रेनिंग रहेगी। 2.5 साल के बीच में आप इनकी क्या ट्रेनिंग कराएंगे? आप मेरी बात सुनिए, ट्रेनिंग के बीच में ये लोग टेक्निकल आर्म्स, EME, इंजीनियर्स, AD, आर्टिलरी, सिग्नल्स, आर्मर्ड कोर कहीं नहीं जा सकते 2.5 साल में। उनके लिए कोर्स करने के लिए 3 साल चाहिए होते हैं। बच के इन्फेंट्री, राष्ट्रीय राइफल्स, मिनिमम सर्विस टू गो टू RR इन J&K 3 years। ये 3 साल के बाद में RR में क्या करेगा? जब 4थे साल RR में जाएगा, क्या होगा? 3 महीने छुट्टी काटेगा, 9 महीने में RR में सर्विस करेगा। इन्फेंट्री भी हल्का मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, ट्रेनिंग चाहिए वहां पर। इस स्कीम को रीट्वीट करना पड़ेगा। 4 साल बहुत कम है, कम से कम इसको 6 से 7 साल किया जाए तो ये यूटिलिटी होगी। अभी कोई यूटिलिटी नहीं होने वाली, आई एम वेरी श्योर ऑन इट, देयर विल बी नो ट्रेनिंग। सेकेंडली, ये कहां से बंदे लाएंगे जो ट्रेन करेंगे? 25% होंगे, बाकी लोग कहां से आएंगे जो रडार रिपेयर करेंगे, जो एरोप्लेन रिपेयर करेंगे, हेलीकॉप्टर रिपेयर करेंगे? कहां से आएंगे वो बंदे? इंजीनियर ने सड़कें बनाएंगे, दे नीड ट्रेनिंग, 10 years ट्रेनिंग टू गेट इनटू दैट। और टैंक चलाने के लिए आपको आदमी चाहिए जो 5-6 साल सर्विस का हो। आप अभी पिछले चैनल में हम बता रहे थे, टैंक में रशिया में जो टैंक चलाता है ऑफिसर है, सारा क्रू ऑफिसर है, 10 साल तक हमारे जवान चलाते हैं, क्योंकि हम उनको ट्रेन करते हैं। कहां से 4 साल में क्या ट्रेनिंग कराएंगे उनको आप? 4 से 2.5 साल के बीच में। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस इज रॉन्ग। आपको थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, पोस्ट रिटायरमेंट के लिए लोगों ने, जनरल साहब ने बताया है, बिल्कुल आज शाम को आगजनी बंद हो जाएगी
अगर आज आप लिख के दे देंगे कि भाई आप लोगों को हम पैरामिलिट्री फोर्स में या बीएसएफ में अब्जॉर्व कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के 252 बटालियन है, बीएसएफ की 250 बटालियन है, 6 लाख की फौज है। हम अगर इनको अपने बंदे को 4 साल आपने ट्रेन किया है, उस पर मैन पावर लगाई है, उस पर फाइनेंसेस किए हैं, इज बीन ट्रेन 4 years, ट्रेन पर्सन इज कमिंग टू यू, प्लीज इंडक्ट हिम इनटू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। लेकिन अभी तो गृह मंत्रालय और 2 मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहा गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ है, मनोहर लाल खट्टर है। देखो अंजना, सब हवा में है, हर चीजें, कोई चीज रिटर्न में नहीं दी जाती। ठीक है, आप रिटर्न में दीजिए तो माने कि मैं बता रहा हूं, आप होम मिनिस्टर बोल दे आज कि हम अगर 75 नहीं तो इनके 50% हम पैरामिलिट्री फोर्स में लेंगे, आज रात को पूरी की पूरी राजधानी बंद हो जाएगी। ठीक है, एयर मार्शल राणा इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको सुना देते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सामने आए हैं, जो पक्ष सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। जहां जहां स्टेट्स में दंगे हो रहे हैं, क्या वो अपने युवाओं को ये आश्वासन दे सकते हैं? आग फैलाने की जगह क्या आश्वासन दे सकते हैं? पहले आश्वासन दे तो सही। वो आश्वासन कोई नहीं देना चाहता, वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह आग भड़कती रहे और उसका वो राजनीतिक फायदा उठाए। ये राजनीति की चीज नहीं है। मैं बहुत नम्रता से इन सब से कहना चाहूंगा, सब मुख्यमंत्रियों से, ये राजनीति की चीज नहीं है। देश के बारे में सोचिए। अगर आप युवाओं के लिए सही में सोचते हैं तो आश्वासन दीजिए आज रात को। आज अगर कोई ये कहे कि आधे समय कोई परचून की दुकान चलाएगा और आधे समय कोई सेना का काम करेगा, तो क्या हमारी देश के रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि नहीं उठेगा? हम लोग आज आपके माध्यम से एक प्रश्न उठा रहे हैं जो इस देश का हर नौजवान उठा रहा है। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि आज सरकार को 5 साल मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए। वरुण गांधी को 5 साल मिलते हैं पीलीभीत के जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर नौजवानों को देश की सेवा करने के लिए केवल 4 साल क्यों मिल दिए जा रहे हैं? वरुण गांधी नेता बीजेपी के हैं, लेकिन सरकार के स्कीम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एयर मार्शल राणा जवाब दें, क्योंकि मेजर जनरल जेपी सिंह साहब ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, हम आपको कुछ ये भी तस्वीरें दिखा देते हैं। सिर्फ आगजनी नहीं हुई है, ट्रेनों को आग के हवाले ही नहीं किया गया है, कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई है। हम बेतिया की तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पत्थरबाजी की नौबत आखिर क्यों? बेतिया के तोड़फोड़ की ये तस्वीरें देखिए। आगजनी सड़कों पर, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। क्या विरोध दर्ज करने के लिए इस तरह से ये बेतिया के रेलवे ट्रैक पर आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर क्या किया जा रहा है। वर्जिश कीजिए, क्योंकि ये सपना रहता है छोटे शहरों में, गांवों में युवाओं का, वो वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ख्वाब होता है सेना में भर्ती होने का। लेकिन रेलवे ट्रैक पर ये सब करना गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति के साथ। अब सिकंदराबाद की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मामला ट्रेनों को फूकने का नहीं है, मामला यहाँ तक है कि पत्थरबाजी हुई है, ट्रैक्स पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। बिहार में आरा में कई जगहों पर दुकानें लूटी गई, दुकानों से सामान ही नहीं लूटा गया, पैसे निकाले गए और उसे फिर वहां पर लुटाया जा रहा था। ये दिल्ली में आईटीओ में जो विरोध हुआ है उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी छात्रों ने विरोध किया है। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में भी किस तरह का विरोध छात्रों का हुआ है। यहाँ पर विरोध हुआ है, कई जगहों पर उन्होंने नारेबाजी की है। शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना गलत नहीं है और ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मथुरा हाईवे में अगर पत्थरबाजी की नौबत आती है तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि पत्थर हाथ में नहीं होना चाहिए जब आप
किसी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा कई जगहों पर हुआ है। और ये भरतपुर में पथराव की तस्वीरें देखिए, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। ये तस्वीर अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आप विरोध कर रहे हैं, सरकार 21 से 23 साल उम्र बढ़ा रही है और भी तमाम चीजों पर हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो उसमें बातचीत की गुंजाइश होनी चाहिए। बलिया की तस्वीरें देखिए, बलिया में क्या हंगामा मचा है। ये रेलवे स्टेशन, खास तौर पर बिहार में रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया। आखिर इसकी जरूरत क्या थी, ऐसी नौबत क्यों आई? ये तस्वीरें देखिए, आरा की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर खुलेआम आगजनी, पथराव, उसके बाद उनका पीछा करती हुई पुलिस, ये सब कुछ क्यों भुगतना पड़ रहा है? कई जगहों से तस्वीरें आई, जिसमें बक्सर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे जो स्कूल बस से वापस जा रहे थे, वो बस में बैठकर रो रहे, बिलख रहे, वो डर गए थे। ऐसी नौबत क्यों आखिर देश में आए? ये बक्सर। और उसके बाद बनारस की तस्वीर देखिए, बनारस में पथराव हुआ है बस पर, शीशे सारे तोड़ दिए गए हैं। ये आप अपनी ही संपत्ति को, आपके टैक्स के पैसे से ये सब कुछ खरीदा जाता है, देश की संपत्ति है। मुजफ्फरपुर में देखिए किस तरह का क्लैश हुआ है। अचानक चलती हुई ये समूह जा रहा था और उसके बाद से लाठी डंडे हाथ में, और उसके बाद से जो नौबत आई वो टकराव की स्थिति वहां पर भी बन गई। पलामू की तस्वीरें देखिए, ट्रेन यहां पर रोक दी, कई जगहों पर कई सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, कई सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, ट्रेन को रोक दिया गया है। कई जगहों की तस्वीरें हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं। और अब मार्शल राणा, अगर आप जल्दी से जवाब दें उनकी बातों का, जो बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, और उनका ये कहना था कि आपको आश्वासन लिखित में देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आक्रोश शांत हो, तो आपको लिखित में आश्वासन देना होगा। देखिए अंजना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि हम आज ये देख रहे हैं अपने देश में सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है आज आई एम श्योर ये सारी तस्वीरें कवर करके हमारे नेशनल कैरेक्टर पे एक सवाल उठा रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये स्कीम को पहले तो हमें उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए कि ये सिर्फ एक रोजगार की स्कीम है। ये स्कीम एक राष्ट्रीय निर्माण के लिए तैयार की गई, एक राष्ट्रीय एकता की तरफ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा था। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से ही अपने युवा को और जो लोग भी इसमें हिंसा में शामिल हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये पहले आप इस स्कीम को समझें, उसके बारे में जानें। अगर आपको विरोध है उसके बारे में, उन सवालों को रखें। इसमें प्रोविजन किए गए कि इस स्कीम में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। रक्षा मंत्री खुद इस बात के लिए रक्षा मंत्री को कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें हमें कोई सुधार लाने हैं तो वो डायरेक्टली लिए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा, इसको एक ही दिन में 21 से 23 साल किया गया। तो जो भी हमारा गुस्सा है, जो भी रोष है, जो भी हमारे विचार हैं, उनको हम रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो हिंसा है, आपने जैसे अभी कवर किया सिकंदराबाद में और कम से कम 5000 लोग लगभग उस ट्रेन में थे, सबके जान माल की ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को वहां से जान बचा के भागना पड़ा सभी जगह। तो एक तो ये है कि आपको स्कीम समझ नहीं आई तो उसको समझना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार की तरफ से अगर ऐसी कोई कमी रह गई है कि उसको स्कीम को और अच्छा इंप्रूव करना है तो बेशक वो किए जाएंगे, उसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार किए जाएंगे। जहां तक सेना की तरफ से है कि ट्रेनिंग कैसे होगी, जो जनरल साहब ने जैसे मुद्दा रखा, तो वो भी मुद्दे हैं। लेकिन जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये सारे मुद्दे देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे, हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। सारी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे हमारा मॉडल कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप नेशनल कैरेक्टर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सिंगापुर को आप ले लें, हम अक्सर उनका एग्जाम्पल देते हैं। वहां पे 2 साल के लिए नेशनल सर्विस मैंडेटरी है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है, उसके बाद वो बाकी जगह जाता है। ऐसे ही चाइना में बाकी जगह पे। तो हमने सब जगह से अच्छे मुद्दे उठा के एक स्कीम बनाई है। उस स्कीम में अगर कोई खामियां हैं तो उनको आगे रखा जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जैसे ये बताया गया, उसके बाद आज की जो स्कीम है उसके हिसाब से भी 18, 21, 22 साल का नौजवान अगर 15-20 लाख रुपए हाथ में लेके आता है, ये बहुत बड़ी धनराशि। अगर आप सिर्फ उसको फाइनेंशियल के हिसाब से भी देखते हैं तो तब भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप इसे सिर्फ रोजगार की वजह से ना देखें, इसे आप एक राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में देखें, राष्ट्रीय एकता की दिशा में देखें, तो आई थिंक देन वी विल बी ऑन ट्रैक। एयर मार्शल भाटिया,
राष्ट्र निर्माण से वो इसे जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र निर्माण की तरफ एक कदम है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे ये सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि ये स्कीम किस तरह से और कैसे बनाई गई है। तो इसके दो लक्ष्य हैं। एक तो लक्ष्य ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो एज प्रोफाइल है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ये समझ से कि जो अगर लोग जो नौजवान होते हैं जिनकी उम्र कम होती है उनका जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी तरह से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं, जिसमें कि पेंशन वगैरह सब शामिल है। तो ये स्कीम इसलिए भी बनाई गई है कि हमारा जो पेंशन लाइबिलिटीज़ है वो कम हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्कीम को देखता हूँ कि ये ना तो कॉन्स्क्रिप्शन है और ना ही ये रेगुलर या शॉर्ट सर्विस है, ये बड़ी हाइब्रिड स्कीम बन गई है। क्योंकि 4 साल पहले भी बोला गया है लोगों ने कि 4 साल जो अवधि है ये लगता है, मुझे लगता है कि ये कम है इस स्कीम के लिए, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कहा गया है कि ये कितना करना चाहिए सर आप? मैं ये कहता हूं कि अगर इसको स्कीम को लाना चाहते हैं तो 6 या 7 साल ये होना चाहिए, और उसके बाद जो गारंटी होनी चाहिए लेटरल प्लेसमेंट की, जो हम कह रहे हैं कि लोग बाग तो पैरामिलिट्री बोल रहे हैं, पैरामिलिट्री हमारी सिर्फ 2 हैं, सैम राइफल्स और राष्ट्रीय राइफल्स, सीएपीएफ। वी आर टॉकिंग अबाउट सीएपीएफ। जो हमारी सीएपीएफ की है उनमें इनको एडजस्ट करना चाहिए। वो कब होगा? अब देखिए कि ये दोनों जो हैं 2 अलग अलग मिनिस्ट्रीज में हैं, दोनों के अपने अपने पुल्स हैं। वो नहीं चाहेंगे जो सीएपीएफ में है कि ये लोग आके उनकी नौकरियां लें। तो इसके लिए हमको एक सीमलेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। हमको समझना चाहिए कि हमारा जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाहे बाहर से आए या अंदर से आए, वो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको हमको रिफॉर्म यहाँ भी करने चाहिए ताकि हम उसको सीमलेस बना सके। अगर वो बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। उससे ये होगा कि हमारे जो जवान, जो बेसिकली ये स्कीम मुझे लगता है कि बनाई गई है इन्फेंट्री बटालियंस के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जब आप देखते हैं कि एयरफोर्स या नेवी में इसकी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि वो बड़ी टैक्स हेवी ये सर्विसेज है, उनके लिए कम रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 7 साल होने चाहिए, और गारंटी होनी चाहिए कि ये दूसरे उसमें जा सके। और मैंने आपको बताया कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जल्दी से एक हाँ, ओके अंजना, मैं थोड़ा अपनी तरफ से एक पॉइंट देना चाहूंगा। मैं 1970 में शॉर्ट सर्विस कमीशन में एनरोल हुआ। मेरी उम्र उस समय 19 साल थी और 19 साल 10 महीने में पास आउट हुआ। मैं 71 की लड़ाई लड़ा, इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल में नौकरी करी, और जो भी मेरा परफॉर्मेंस था मेरे को परमानेंट कमीशन ऑफर करी गई और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और मैं एक मेजर जनरल के तौर पे रिटायर हुआ। गैलेंट्री अवार्ड्स मिले और भी अवार्ड्स मिले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 5 साल का एक यंग मैन अगर उस समय 1 साल की नौकरी में 71 वॉर में हिस्सा ले सकता था, अपने ट्रुप्स को लीड कर सकता था अटैक, और उसको जीत हासिल कर सकता था, तो ये जो हम बात कर रहे हैं 4 साल काम है तो ठीक है 5 साल कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 100 आदमी में से 25 आदमी तो ऑब्जॉर्व होंगे। वो 25 आदमी आगे चल के बढ़ेंगे ना, वो आगे चल के ट्रेनिंग भी करेंगे, ऊपर के रैंक भी लेंगे, पेंशन भी लेंगे। वो इवन तो इशू क्या है? देखिए अंजना जी, हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो सेंट्रल है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना है कि आज भारत के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए लोग आगजनी तक कर रहे हैं उसमें आने के लिए। तो देखिए मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो पॉजिटिविटी का, ये नहीं आगजनी के कारण, ये जो जज्बा है, ये जज्बे के अंदर में जो भी बात होनी चाहिए, ना कि नेशनल बिल्डिंग। देखिए फौज, यदि आपके अंदर में जो मिलिट्री सर्विसेज है जिसके अंदर में पूरा देश का एक सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, उससे यदि आप भटकेंगे और यदि भटकाएंगे लोग, तो ना तो ये सेना रहेगी, ना सेना का ये फॉर्म रहेगा, ना जज्बा रहेगा। देखिए 2 चीजें हैं। रेजिमेंटेशन, सिबाज साहब ने बात किया था
ये केवल विश्व में एक ऐसा चीज है जिसको दुनिया समझकर भौचक्का है। क्या होता है रेजिमेंटेशन? ये अपने आप पनपा हुआ भारत देश का एक चीज है, जो इसमें घुसा है वही जानता है। यदि ये टूट गया बिल्कुल रेजिमेंटेशन, तो ये फौज खत्म हो गई। देखिए, फौज में ईएमई हम नहीं कहते, मैं उसकी लड़ाई नहीं है, वो हमारे को मदद कर सकते हैं। लड़ाई तो कौन करता है? ठीक है, लड़ाई तो फाइटिंग फोर्सेस करती है ना। ठीक है, तो फाइटिंग फोर्सेस का आप सेंट्रल में नहीं रखेंगे, ये नहीं कहता मैं, हम इन्फेंट्री के हैं, ये भी इन्फेंट्री के हैं। यदि आप फाइटिंग फोर्स को सेंट्रल में नहीं रखेंगे, जो कि कटिंग एज है, तो आप अननेसेसरी पेरिफेरी में पड़ रहे हैं। ये मुद्दा कि ये लेटरल, वो तो हम लड़ते रहे, 70 साल से लड़ रही है फौज कि लेटरल ऑब्जर्व होना चाहिए, क्योंकि हम वेलफेयर ओरिएंटेड आर्म फोर्सेस हैं, मगर आज तक हुआ नहीं। ठीक है, आई सरकारें आई गई, मगर किसी का हिम्मत नहीं हुआ। ठीक है, आज यदि बात हो रही है तो ये इसका स्पिन ऑफ है। ठीक है, और जो बात हो रही है कि इंश्योर करो कि लैटरली ऑब्जर्व होंगे। बिल्कुल, जल्दी से अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं सेना में कहां से कितने जवान आते हैं। तो सबसे ज्यादा 16 उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा 37 है अन्य राज्यों से, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है 16, जो फीसदी है हम 16% आपको बता रहे हैं। उसके बाद बिहार है, बिहार से 8, राजस्थान से 8%, पश्चिम बंगाल से 7, पंजाब से 7, महाराष्ट्र से 7% है। हम परसेंटेज में आपको नंबर्स बता रहे हैं। हरियाणा से 5%, उत्तराखंड से 5%। तो सेना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, लेकिन बिहार में आप सबसे ज्यादा इस वक्त देख रहे हैं विरोध। सेना में जो युवा शक्ति है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि औसत उम्र जो साल में, वो हम बता रहे हैं। भारत में 32, जब आप न्यूजीलैंड में देखते हैं तो 32 है, जर्मनी में 32.1, जापान में 32.2, फ्रांस में 32.2, लेकिन जो 2 देश अमेरिका और ब्रिटेन है 28.2 और 26 है ब्रिटेन में। सबसे ज्यादा बेल्जियम में है, देखिए 41.6, कनाडा में 36 और 33.7 ऑस्ट्रेलिया में, और उसी को नीचे लाने के लिए कोशिश हो रही है। जल्दी से जनरल सिवाच, आप उस पर कमेंट करना चाह रहे थे जो उन्होंने बात कही। आप बिल्कुल देखो, सच्चाई है अंजना, ये जो आपने एज बताई, आज की तारीख में हमारी जो एज है, एवरेज एज करीब 32 से 33 है, और वो घट के अगले 10 साल में आ जाएगी आपकी 25-26। ये सच्चाई है। कारगिल में हमने देख लिया है, जितने यंग सोल्जर थे उनको कठिनाई नहीं हुई बड़ी बड़ी पहाड़ियों में चढ़ने, या टॉलिंग रोड हो या आपका टाइगर हिल, तो ये इस स्कीम से ये बड़ा फायदा होगा। दूसरा ये सच्चाई है कि जब बदलाव आता है कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है दूर हो जाएगा अगर हम जो इसकी खामियां हैं उनको पूरा करें, लेटरल ऑब्जर्वेशन करें, जो आपका सीएपीएफ और आपका जो आर्मी है तालमेल करें, एमओडी और एमएचए कुछ एक ऐसा विश्वास लाएं कि यह कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सिन्हा साहब भी बोले थे, रेजिमेंटेशन को टेम्पर ना करें। रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन के हिसाब से ये रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट राइफल, ये देश की शान है, इनकी हिस्ट्री है। इन पर लोग जब आते हैं तो क्वार्टर गार्ड में जब जवान या अफसर जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको हिस्ट्री पता लगती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, 65 वार, 71। अगर आप इसको टेम्पर करते हो, इसको आप बढ़ाते हो ऑल इंडिया ऑल क्लास, तो यू आर प्लेइंग विद फायर। आप मत करो, ये बहुत, ये 20-25% है। और अगला एक मेरा बात पर क्या आप सब सहमत हैं? सबका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अंजना जी, जो मैं बताता हूं, मेरी बात सुनिए। रेजिमेंटेशन बहुत जरूरी है। जो हम बोलते हैं नाम, नमक, निशान, ये रेजिमेंट का ही है। रेजिमेंट का नाम, देश का नमक, निशान, ये सब इसी के ऊपर ही है। पर प्रॉब्लम एक है जो मैं बताना चाहता हूं। अब जनरल सिन्हा ने बताया था कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, दोनों जनरल साहब थे। आपने 1 साल ट्रेनिंग किया, 9 महीने, फिर 5 साल सर्विस किया। मैं कहता हूं कि इनको 6-7 साल दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 4 साल बहुत कम है ट्रेनिंग के लिए, 2-2.5 साल में क्या ट्रेनिंग कर लेंगे। मैं फिर बताता हूं कि आपको अगर बोला कि इन्फेंट्री के लिए लेना है, इनको इन्फेंट्री के लिए आप लीजिए। राष्ट्रीय राइफल में जाने के लिए 3 साल मिनिमम सर्विस है। आप उसको कम कर लें कि नहीं, दे विल बी कैनन फॉडर, उनको रखना पड़ेगा। 3 साल ट्रेनिंग कराइए, फिर जाएंगे वो लोग। तो उनको 3-4 साल और दीजिए ताकि आपको काम कर सके। अदरवाइज कहाँ एम्प्लॉय करेंगे आप? टेक्निकल आर्मी में एम्प्लॉय नहीं हो सकते, टेक्निकल आर्म्स में, टेक्निकल सर्विस में एम्प्लॉय नहीं हो सकते। इन्फेंट्री में जाएंगे 25-50% पीस में रहेंगे, 50% फील्ड में जाएंगे।
अगर पीछे में रहेंगे तो फिर फायदा क्या? आप उनकी बात से सहमत नहीं थे? छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं दो बिंदु पे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो इतना बड़ा ये इम्पोर्टेंट वो है रिफॉर्म, तो इसके लिए ये मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता था कि पहले सबको साथ लेकर उनसे कंसल्टेशन करके उसके बाद ये करें? दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो कर रहे हैं, इसमें पहले भी मैंने आपको कहा और ये भी कह रहे हैं कि 4 साल जो है वो कम रहेंगे, इनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये भी हो सकता था कि ये जो इतना बड़ा इशू है इसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया जा सकता था। देखिए अंजना जी, फौज के अंदर में कभी भी कि डिस्कशन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री तरीके से नहीं होती है चीजें, ये आप समझ के लिखिए, अदरवाइज कभी नहीं रोल आउट। राष्ट्रीय राइफल का एग्जांपल देता हूं। राष्ट्रीय राइफल जब आने वाला था तो कहा गया ये फेल है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता, खिचड़ी फौज है, कुछ नहीं करेगी। आज राष्ट्रीय राइफल, और क्योंकि इसको जलजोशी थे उन्होंने पुश किया, तो आज राष्ट्रीय राइफल के लिए लोगों ने मिसाल पैदा कर दी कि कैसे राष्ट्रीय राइफल होती है। देखिए, ये चीजें जो होती हैं इसके लिए आप जरूर वैलिडेशन कीजिए, जरूर बदलाव कीजिए, मगर ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं। कारगिल के हुए 99 हमने लड़ाई लड़ी, आज मैं रिटायर होकर के मेजर जनरल और मेरे 5 साल हो चुके हैं, ये आया ही नहीं, आएगा ही नहीं अनटिल अनलेस आप इसको करें, इस अग्निपथ पर चले। अग्निपथ पर चलना ही नहीं चाहते, चलिए हम केवल डिस्कस करके हम रेजिमेंटेशन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। रेजिमेंटेशन के बारे में मैं एक थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। रेजिमेंटेशन में मैं स्पेशल ग्रुप ज्वाइन किया, फर्स्ट काउंटर टेररिस्ट यूनिट ऑफ द कंट्री, जिसके अंदर ऑल इंडिया इंडक्शन फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम ऑल द रेजिमेंट्स, वो अलग अलग यूनिट से आए, एक यूनिट में आ गए, इतने हाईली मोटिवेट हो गए कि किसी भी हाई रिस्क ऑपरेशन में जाने को तैयार थे। मैंने एनएसजी को रेज किया, 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप कमांड किया 5 साल, पूरी इंडियन आर्मी का इंडक्शन था उसके अंदर, एंड दे वर फाइटिंग फॉर दैट यूनिट, 51 एसएजी एनएसजी, नॉट फ्रॉम गोरखा, बिहार, जाट और एनीबॉडी एल्स। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट, the motivation by the commanders. They were the best people who trained and came to you. They were not the अंजना, मैं ये बताऊंगा कि रेजिमेंटेशन बहुत जरूरी है। देखो रेजिमेंटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप समझने की कोशिश को, ये 50 एसएजी की बात बता रहे हैं, पर आपकी जो रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इनकी हिस्ट्री है। ये लोग ये गोरखा रेजिमेंट से ये गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रेजिमेंट ने इनको सेलेक्ट करके सबसे क्रीम दिया और परफॉर्म हुआ। देखिए बात ये है, आप इसको समझिए, प्लीज समझने की चेष्टा करें। पूरे विश्व में रेजिमेंटेशन नहीं है, पूरे विश्व में है कि हमारे पास, और वही विनिंग फैक्टर, वही लड़ाई जिताई है आपको 71 की, वही आप 65 की लड़ाई, 99 का कारगिल वॉर में हम लोगों ने लड़ा है उसी नाम पर। प्लीज फॉर गॉड, मतभेद है, मतभेद है, मत करें, तमाम मुद्दों पर है। आपने देखा यहीं पर सेना के इतने अधिकारी हैं, लेकिन रास्ता बातचीत से ही निकलेगा, और बातचीत की जगह हिंसा का रास्ता कहीं भी सही नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।